हेलो स्टूडेंट्स। लाइट है नहीं एक्चुअली में, इसलिए थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम हुआ है। तो टॉपिक हमारा जो है वो है डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। ये हमारा टॉपिक है। पोलराइजेशन वर्ड का जो सीधा सा मतलब है बस वो ये है कि जिस तरह से डाइपोल फॉर्म हो जाते हैं। अब डाइपोल किस तरह से फॉर्म होते हैं तो मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाए। तो एक तरफ पॉजिटिव आ गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, फिर डाइपोल का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या ये खुद ब खुद ऐसा करेंगे? नहीं। ओरिजिनली वही थ्योरी काम करती है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ओरिजिनली क्या काम करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव चार्ज सेंटर जब इलेक्ट्रॉन से परफेक्टली कोइंसाइड करता है, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जब ये परफेक्टली कोइंसाइड करता है तो इस कंडीशन में ये मटेरियल आपका होता है न्यूट्रल, दैट इज इट हैज नो चार्ज। लेकिन जब यही चार्जेस में, इन्हीं चार्जेस में ड्यू टू फोर्स, कौन सा फोर्स? तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स जिसकी वैल्यू है F इक्वल टू क्यू ई, तो फिर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की वैल्यू तो F इक्वल टू क्यू ई ही होगी, लेकिन डायरेक्शन कहां होगा? इन द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस तरफ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, और अगर एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर भी लगने वाला फोर्स F इक्वल टू क्यू ही होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की वो अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। किससे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है। तो अब यहां पर पोलराइजेशन वर्ड का मतलब यही है कि अगर डाइपोल का फॉर्मेशन हो, यानी यहां पे स्लाइट थोड़ा सा टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाए चार्जेस का। क्या हो जाए? चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यानी चार्जेस उसके सरफेस पे आ जाए, तो वहां पर पोलराइजेशन होगा। ये खुद ब खुद नहीं होगा। जब यहां पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, तब ऐसा होगा। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर है। जितने भी मटेरियल आप जानते हो एज ए इंसुलेटर, उन सबका ही एक नाम है डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली इंसुलेटर, और टॉपिक है हमारा पोलराइजेशन। तो क्या इंसुलेटर में चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? तो प्रीवियसली मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उस वीडियो में आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने कहा था कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर ऐसा होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम जब बेसिकली किसी डाइलेक्ट्रिक पे, इंसुलेटर पे वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे,
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे 10⁵ समथिंग में, तो वहां पर एक स्लाइड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा चार्जेस का कुछ देर के लिए, यानी चार्जेस जो होंगे उस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे आ जाएंगे और आउटर में ही इनर सरफेस पे आ जाएंगे। तो इसमें भी चार्जेस का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और इस पोलराइजेशन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसके इनसाइड। आई बात समझ में? ये मैंने बहुत ही बेसिक चीजें बता दी, अब मैं इसको एकदम से अप्लाई करूंगा। ठीक है, थ्योरी मैंने आपको धीरे से समझा दी। अब इसी थ्योरी को चलिए हम डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखने का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। तो अगर कहा जाए कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो आप इतना लिख देते हो कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है विच नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। लेकिन इसके जो चार्जेस हैं उन पे फोर्स तो लगता है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। कौन सा फोर्स लगेगा, तो आपको पता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से F=QE हो जाएगी, और बाकी दो चार्जेस के बीच में कूलाम्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं इनके बीच में फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब इस डाइलेक्ट्रिक को हम पोलराइज कर सकते हैं, कैन बी पोलराइज। अब कैन भी लग गया मतलब कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता। तो कैन बी पोलराइज थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थ्रू, इसको बुक में देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहता है स्मॉल लोकलाइज्ड, लिखा होगा आपकी बुक में लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। तो लोकलाइज का मतलब यही है कि बस वो आउटर सरफेस के चार्ज कुछ देर के लिए डिस्प्लेस हो जाएंगे, और इसी डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, उस डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन जनरेट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एक बेसिकली डिफरेंस देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं तो क्या होता है, और फिर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर को रखते हैं तो क्या होता है। रखने का मतलब यही है इनडायरेक्ट वर्ड में कि सबसे पहले हम एक कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम एक डाइलेक्ट्रिक पे देखेंगे और उसके पोलराइजेशन को हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको एक कंडक्टर जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज दैट ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन है राइट साइड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कह दे रहे हैं E0, यानी ये कंडक्टर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रखा हुआ। अब आपको पता है कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। इसीलिए इसके राइट हैंड साइड पे सर इस कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होंगे, और लेफ्ट हैंड वाले पे कौन से चार्ज अक्यूमुलेट होंगे, निगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होंगे। तो जब इसके इन साइड सरफेस पे राइट साइड पॉजिटिव आ गए, लेफ्ट साइड निगेटिव आ गए, तो यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था E0 जिसकी डायरेक्शन है राइट साइड, और जब इसके अंदर भी चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है
जिसको हम कहेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस। तो यहां पर देखो जो ई इंड्यूस है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर ये होगा कि ये चार्जेस का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट में ना आ जाएं और पॉजिटिव चार्जेस राइट में ना आ जाएं। यानी ये होगा कि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट को हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E, वो हो जाएगा E नॉट प्लस E इंड्यूस इक्वल टू 0। तो यानी कहने का मतलब है कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कंडक्टर में ये प्रोसेस ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों फोर्सेस इक्वल अपोजिट ना हो जाएं। और ऐसा क्यों होगा, जैसे मान लीजिए माइनस चार्ज यहाँ आ गया है, पहले लेयर आ गई, अब दूसरी लेयर जब माइनस आएगी तो आपको पता है ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा। लेकिन ये कंडक्टर है और कंडक्टर में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो यहाँ पर फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके पास इतना मोमेंटम जनरेट हो जाएगा, इतना फोर्स जनरेट हो जाएगा कि ये इधर जाते रहेंगे, पॉजिटिव से जाते रहेंगे। यानी ई इंड्यूस जो जनरेट हुआ है शुरुआत में तो कम रहेगा एक्सटर्नल से, लेकिन धीरे धीरे जब सारे चार्जेस नेगेटिव लेफ्ट में और पॉजिटिव राइट में अक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ये ई नॉट के इंड्यूस इक्वल अपोजिट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके अंदर 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? इसे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट कर सकते हो, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमने देखा एक कंडक्टर का बिहेवियर। अब मैं एक डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर आपको समझाता हूं जो कि एक इंसुलेटर। तो डाइलेक्ट्रिक में मान लीजिए ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब इस पर भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है राइट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं अप्लाई कर रहा हूं राइट साइड की डायरेक्शन में। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, देखिए पहली चीज तो डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें फ्री चार्जेस ना होकर के बाउंड चार्जेस है, यानी ये इजीली तो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बाउंड चार्जेस जब एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा ही रहे हैं और हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो और स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा। यानी अगर हमने बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, हमने बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो उस केस में जो ये इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो डिटैच हो जाएगा न्यूक्लियस से। आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा न्यूक्लियस से, और एक लेयर किसकी आ जाएगी, चार्जेस की इसके सरफेस पे। तो यहाँ पर आ जाएंगे इसके राइट साइड पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मूव करता है, और इसके अपोजिट क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। तो यहाँ फिर से आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इसके इनसाइड में जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव लेफ्ट, और इसे मैं कहूंगा ई इंड्यूस। अब एक बात यहाँ पे आपको समझना ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिटैच होकर के इसके सरफेस पे आया तो बस वो एक अगर आ गया है आउटर लेयर का तो अब बाकी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, यहाँ पे चार्जेस बाउंड चार्जेस हैं। बाउंड चार्जेस का मतलब ये है कि नेगेटिव आ गया है बड़ी मुश्किल से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो दूसरा नेगेटिव अगर आना भी चाहे तो उसे इतना फोर्स नहीं मिलेगा, और फोर्स मिल भी जाए तो ये नेगेटिव उस नेगेटिव को रिपल करके उस फोर्स को और कम कर देगा। यानी यहाँ आउटर सरफेस पे बस वो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप यहाँ पे आ गए, बाकी सब बंद है। तो इसीलिए बस ये केवल आउटर सरफेस पे चार्जेस यहाँ पे अकुमुलेट हो जाएंगे, फर्दर कोई चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा। और जब फर्दर कोई चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा तो इसी को बोलते हैं स्मॉल लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल लोकलाइज मतलब बस कुछ चार्जेस वहां पे हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले केस में कंडक्टर के केस में तो ई इंड्यूस ई नॉट के इक्वल अपोजिट होकर के मामला बिल्कुल बराबरी का कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इनसाइड इंड्यूस होगा वो कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी ई इंड्यूस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। ई इंड्यूस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। यानी अब ये इसको कैंसिल आउट नहीं करेगा डाइलेक्ट्रिक के केस में। तो डाइलेक्ट्रिक के केस में यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट ये था
कि जो ई एक्सटर्नल था कंडक्टर में वो ई इंड्यूस के इक्वल हो गया था, यानी इक्वल अपोजिट तो कैंसिल और आउट आता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट भी हो रहा है वो ई नॉट से कम ही होगा। बस हाँ, ये थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर देगा। क्यों रिड्यूस कर देगा भाई? देखो, राइट साइड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ई इंड्यूस, जाहिर सी बात है इसको अपोज तो करेगा ही ना। ठीक है, और अपोज करने से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो ये है पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक का, और आपको याद ही रखना है कि यहाँ पर ऐसा होगा और यहाँ पे एकदम इक्वल अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो ये हमारा हुआ डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। एक बार बुक से पढ़िएगा, कोई भी सेंटेंस ऐसा वर्ड मिल जाए जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझे उसकी फोटो लेके भेजिए, मैं आपको वही व्हाट्सएप पे बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा बुक से। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक है, यानी जो इंसुलेटर है, वो दो तरह का हो सकता है, या तो पोलर या तो नॉन पोलर। ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल कौन से हैं? पोलर मॉलिक्यूल ये हैं जिसमें सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको कह रहे थे, जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नॉट कोइंसाइड, नॉट कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव, वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक ऐसा मटेरियल जिसके पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास का पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज कोइंसाइड नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज सेंटर, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर से परफेक्टली कोइंसाइड करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे पोलर में डाइपोल बनेगा, नॉन पोलर में डाइपोल नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो उसे हम कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक पोलर का है तो उसे हम कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। और यहाँ पर इनके पास होगा परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसके पास यहाँ पे चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, और इस डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो 10⁻⁻30 कूलाम मीटर के ऑर्डर का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें, है ना, तो वाटर H2 है ना, इसका पता आपको केमिस्ट्री में बेंड शेप होता है, फिर क्या है, ठीक है। तो इन सबके डाइपोल मोमेंट हैं। फिर ऐसे आपका HCl, NH3, CO, CH3 हो, सबका आपको नाम पता ही होगा, हाइड्रोजन ये एसिड, और ये अमोनिया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये अल्कोहल। तो ये सब आपके पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल से अगर डाइलेक्ट्रिक बना होगा तो जाहिर सी बात है, एक अगर इससे बना होगा तो उसे कहेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और इनके पास कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है तो आप कह दोगे जीरो डाइपोल मूवमेंट है। इनका क्या है? जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है। और नॉन पोलर के एग्जांपल जैसे आपका H2, N2, O2, CO2, CH4। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप समझते हो। डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होगा, पोलर है नॉन पोलर। पोलर वो होगा जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज से। नॉन पोलर वो होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास मतलब नेगेटिव से कोइंसाइड नहीं करेगा। पोलर वाला अगर डाइलेक्ट्रिक हुआ तो उसे पोलर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। इनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा जिसकी वैल्यू ये होगी, एग्जांपल ये।
नॉन पोलर से बना है डाइलेक्ट्रिक तो उसे कहेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इनके पास कोई टाइप ऑफ मूवमेंट नहीं होगा तो जीरो होगा। इसका एग्जांपल ये है। ठीक है, तो ये है इसकी कहानी। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। तो ये हो गया। देखो, मेन हमें मतलब है पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, दोनों देख सकते हैं। चलो पहले देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ ए नॉन पोलर, जो हमने भी देखा था डिटेल में, वही फिर से देख रहा हूँ। तो इसको तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको भी तुम पढ़ सकती, पढ़ाया मैंने, फिर तुम क्या पढ़ाऊँ फिर इसको, आप एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए पोलराइजेशन, अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, मैं सिर्फ पोलर बता दे रहा हूँ। इसको भी देख लेना है, कुछ में है नहीं। जो मेन बात है वो यहाँ से शुरू करता हूँ, जो आपके काम आएगा। टॉपिक ये है, टॉपिक है रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिड्यूस जाएगा, कम हो जाएगा, और इससे जो जनरेट होगा उससे हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, तो हम कहेंगे होमोजीनियस या आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक की। अब ये होमोजीनियस या आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो एक ही टाइप से बना हो, उसमें एक ही टाइप के मटेरियल हो, अलग अलग ना हो। होमोजीनियस मतलब एक समान होगा, आइसोट्रोपिक मतलब एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो होमोजीनियस या आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक लिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज सेटअप हो रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह दे रहे हैं ईपी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब ये वही वाली कहानी है कि ये डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पॉजिटिव आ गए थे, यहाँ निगेटिव आ गए थे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाया था। तो ये जो सेट होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको पोलराइजेशन कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस सरफेस चार्ज सेटअप हुए, उससे क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना ईपी ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बना, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ध्यान रखना, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बना। और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है ये अपोजिट होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है उसके। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं ई नॉट। ठीक है, तो भाई मेरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है राइट डायरेक्शन में, जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इनसाइड, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। जैसे आप लगाओ इधर फोर्स और आपके उल्टा इधर फोर्स लगे, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो भले इसकी फोर्स कम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगा, कुछ ना कुछ कम करेगा, तो रिड्यूस होगा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा टेंड टू रिड्यूस द ओरिजिनल फील्ड, इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में जो फील्ड है वो रिड्यूस होगा। हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लें कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से
तो आप देखिए ये है राइट डायरेक्शन, ये है लेफ्ट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अपोजिट है तो माइनस होगा, यानी ई नॉट से ई पी माइनस कर दिया। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कोल अपोजिट आप समझते हो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि हम रेशियो लेंगे। किसका रेशियो लेंगे, जो ओरिजिनल फील्ड है, जो ओरिजिनल फील्ड है ई नॉट का, इससे हम ओरिजिनल लेंगे रेशियो रिड्यूस फील्ड का। तो रिड्यूस फील्ड में जितना कम हुआ है, यानी ई नॉट माइनस ई पी, और इसी रेशियो को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पीछे भी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा चुके थे, फिर से आ गया है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहेंगे, या कहेंगे हम इसे रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी को लिखते हैं एप्सिलॉन से, रिलेटिव को लिख देंगे आर से। तो मेन फॉर्मूला क्या हो गया, जो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा, ये ओरिजिनल फील्ड ई नॉट का रेशियो लेंगे हम रिड्यूस फील्ड से। रिड्यूस फील्ड जो नेट फील्ड होगा ई, वो ई से, तो ई नॉट अपॉन जो ई नॉट माइनस ई पी होगा, इस फॉर्मूले का यूज होगा। और ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे के इक्वल टू ओरिजिनल फील्ड एंड रिड्यूस फील्ड का रेशियो ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसी कॉन्सेप्ट से भी हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको खत्म करेंगे। ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के में पहले पढ़ा चुका हूँ, वो भी रेशियो ही था। किसका रेशियो था, चैप्टर में देखिएगा। तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए था, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए, फर्क है। वहां चार्जेस के बीच में मीडियम को चेंज कर रहे थे, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इमेटेरियल के लिए ही लिख रहे हैं, इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो लगभग सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमने जो अभी तक कैपेसिटर पढ़ा उसका कैपेसिटेंस था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, और उसके बीच में एयर था। अब हम एक ऐसा कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं जिसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे। डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई पूरी अभी, और देखेंगे कि उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक कैपेसिटर ले रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके इनसाइड अपर सरफेस पे हैं पॉजिटिव चार्जेस और लोअर सरफेस पे हैं नेगेटिव चार्जेस। दोनों ही प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। दोनों ही प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। तो अब अगर हम इसका लिखें कैपेसिटेंस, हम इसका क्या लिखें, कैपेसिटेंस लिखें। अब इसमें कुछ फिल नहीं किया है, तो इसको हम कह रहे हैं C नॉट ओरिजिनल। आपको पता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसके बीच में क्या है, अभी एयर है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से
नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो इस पे चार्जेस हैं इनिशियली शुरुआत में, इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेस और यहाँ नीचे माइनस क्यू चार्जेस हैं, तो आपको दिख ही रहा है ऐसे चार्जेस हैं। यहाँ पे ऊपर है प्लस क्यू चार्जेस और यहाँ पे है माइनस क्यू चार्जेस इसके कैपेसिटर के प्लेट पे। तो इसके वजह से इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। ये जो प्लस क्यू चार्जेस और माइनस क्यू चार्जेस है प्लेट पे, इसकी वजह से इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहां पर होगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर होगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट। और इसकी वैल्यू आपको पढ़ा चुका हूं, इसकी वैल्यू होती है ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तक तो याद होना चाहिए था। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई ए। तो अगर उसको पुट कर दूं मैं तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये जो कैपेसिटर अभी बीच में एयर है, हमने कुछ भरा भरा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर पुट करेंगे एक डाइलेक्ट्रिक। ये पहली कंडीशन थी, शुरुआत की बात थी। अब हम कैपेसिटर के अंदर पुट करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी जो थिकनेस टी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, वो लेस देन डी होगी। मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस है उससे कम थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे पुट करोगे और उसकी थिकनेस क्या होगी? टी होगी। देखिए मैं अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करने जा रहा हूँ। देखिए ये लाइन सीधी नहीं खींची मैं, तो आपको क्या दिख रहा होगा। चलो मैं ऐसे बनाता हूँ। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहा हूँ। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और इसकी थिकनेस है टी। स्मॉल टी इसकी थिकनेस है, देखो टी से कम है, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि जो कैपेसिटर है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? पॉजिटिव से निगेटिव। यानी यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत से पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। ये पॉजिटिव से निगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही था, उस पर हमने पुट कर दिया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू मैं कह रहा हूं कि है ई नॉट। इसकी वैल्यू क्या है? ई नॉट, जिसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एक डाइलेक्ट्रिक जब पुट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वहां पे क्या होता है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया अभी? कि उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके न्यूक्लियस से डिटैच होगा। डिटैच होने से क्या है कि अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस का स्लाइट मूवमेंट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इसलिए इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डाउनवर्ड वाले पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। डाउनवर्ड क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। और इसके अपोजिट ऊपर क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज, जैसे ही पढ़ाया है। आई बात समझ में? तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे ईपी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन।
इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जनरेट हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो पोलराइजेशन जनरेट हुआ है, इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू आपको पता है EP इसी फॉर्मूले से निकलेगा। वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब पोलराइजेशन तो आपके CP सिग्मा P लिख दो, ठीक है। और यहां पर मैं सिग्मा हम क्या लेते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी Q अपॉन A, लेकिन जब मैं सिग्मा ले लूंगा ड्यू टू पोलराइजेशन तो चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाई A कहलाएगा पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो अब हम इस फॉर्मूले का अगर यूज करें तो हम सिग्मा P को Q बाई A रखते हैं, लेकिन पूरा Q बाई A को मैंने क्या कह दिया है, पोलराइजेशन डेंसिटी, जिससे हम डिनोट करेंगे P से। तो ये हो जाएगा केवल P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई सिग्मा P रखता मैं Q अपॉन A, लेकिन Q अपॉन A को मैंने क्या कह दिया, P पोलराइजेशन डेंसिटी। तो EP कितना हो गया ये, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, जो डाइलेक्ट्रिक हमने रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रखा, जिसके वजह से उस डाइलेक्ट्रिक पे चार्जेस इंड्यूस हुए आउटर सर उसके सरफेस पे अपोजिट, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना होगा, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है तुरंत इससे पहले वाले टॉपिक में। नेट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, जब दोनों भाई अपोजिट हैं लेकिन ग्रेटर कौन सा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट फील्ड जो E हो जाएगा ये निकलेगा E0 माइनस EP। भाई ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है E0, ये ऊपर डायरेक्शन में EP। नेट क्या निकलेगा, E0 माइनस EP। तो अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो है केवल E0 माइनस EP। कितना है वो, केवल E0 माइनस EP। और अभी आपको पढ़ाया कि ये E0 माइनस EP की वैल्यू क्या हो जाएगी, E0 अपॉन K। ये कहां से आया, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, K इक्वल टू E0 अपॉन E0 माइनस EP। कुछ याद आया, ठीक है। तो 4 स्टेप में चीजें आपको मैंने समझाई हैं। जब पहले कैपेसिटर में कुछ नहीं रखा है तब ये है, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने ब्लू से बनाया है वो इतना है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जिसकी थिकनेस इतनी है, तो उसमें भी चार्जेस इंड्यूस हुए, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया पोलराइजेशन डेंसिटी में। और इस दो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वजह से वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, इतना निकला। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, यानी C इक्वल टू Q बाई V करना पड़ेगा, ठीक है। तो V निकालेंगे, Q हमारे पास है ही यहाँ से, ठीक है, और पुट करके हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। ये बोला मैंने भी केवल इंट्रोडक्शन दिया इसकी थ्योरी का। हमें हमारा अब एम क्या है, कैपेसिटेंस फाइंड करना। तो उसके लिए कैपेसिटेंस C क्या होता है, Q अपॉन V, मैंने आपको पहले बताया है। अगर आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो आपको चार्ज तो पता ही होता है, सरफेस चार्ज इंडिकेटर में आपको निकालना क्या है, V निकालना है। और V कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको जो प्रीवियसली टॉपिक पढ़ाया, अगर आपने देखा होगा ओपन से, तो हम V निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उससे भी निकालेंगे, क्योंकि V और E में रिलेशनशिप होता है, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखिए, तो जो मैंने E इक्वल टू E0 माइनस EP इक्वल टू E0 अपॉन K लिखा, वहां पे K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, स्लैब का, जो हम पुट कर रहे हैं उसका। अब यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है ओवर ए डिस्टेंस T। भाई थिकनेस है ना इसके अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है इसके थिकनेस तक लाई कर रहा है T तक, ठीक है। और जो E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है D माइनस T तक। क्या समझाया, देखो जो ये E वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो E वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां लाई कर रहा है, और उसकी डिस्टेंस क्या है T, है ना, थिकनेस उसकी क्या है T।
तो टी थिकनेस तक तो ई लाई कर रहा है, बाकी ई नॉट इसके ऊपर यहाँ भी लाई कर रहा है और यहाँ भी लाई कर रहा है, तो ये कितना होगा भाई, पूरा डी है। तो डी में से टी निकाल दो, तो डी माइनस टी डिस्टेंस में, यानी यहाँ इतना ऊपर का और यहाँ इतना नीचे का, इसमें कौन लाई कर रहा है, ई नॉट, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या लिखेंगे अब, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी कैपेसिटर प्लेट्स। तो V का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, E इंटू डी। अब यहाँ पे V दूसरा क्या होगा, जो E नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाई कर रहा है D माइनस टी तक, तो V हो जाएगा पहला तो E नॉट D माइनस टी प्लस ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है T डिस्टेंस तक है, यानी E इंटू टी। और ये कौन से फार्मूले से किया है, E इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर, यानी E इक्वल टू वी अपॉन आर। सो V इक्वल टू E इंटू आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो लिख दिया हमने इसके लिए भी और उसके लिए भी, ठीक है। आप क्या करो कि यहां पर ये V E नॉट डी माइनस टी और E की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अभी आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया था, E इक्वल टू E नॉट माइनस ई पी और ये E नॉट अपॉन के, जस्ट पढ़ाया था ना अभी। तो इस E को हम इस E नॉट बाई के से रिप्लेस करेंगे, तो ये E की वैल्यू E नॉट बाई के और ये T। अब ऐसा क्यों किया समझ आ गया होगा आपको, E नॉट हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस यहाँ क्या बचेगा, T बाई के, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना आ गया, E नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और आपको इस E नॉट की वैल्यू मैंने सबसे पहले ही लिखवा दी थी शुरुआत में। इस E नॉट की वैल्यू है, चेक करिएगा, सबसे शुरुआत में लिखवाया है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, V निकाल लिया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। V आ गया, V आ गया तो अब आप C निकाल सकते हो, यानी कैपेसिटेंस, जिसके लिए पूरी माथापच्ची कर रहे थे और इसकी इंपॉर्टेंस आपसे ज्यादा है। देखिए, अब आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऊपर लिखा ही था, C इक्वल टू Q अपॉन V। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A, और निकलवाया है, ये भी देख लो। हाँ, Q कितना हो जाएगा, नहीं इतना नहीं हुआ, Q जल्दी लिख दिया मैंने, को अभी वैल्यू बुक करो केवल, यहाँ पे Q और V की वैल्यू बुक करो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से ना ये हो गया, Q से Q हो गया कैंसिल, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और ये हो गया मेन रिजल्ट किसका, एक ऐसे कैपेसिटर का जिसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, जिसकी थिकनेस है T। तो मैंने Q की वैल्यू शुरुआत में डायरेक्ट लिख दी थी, ठीक है। चेक कर लीजिए, बहुत ही सिंपल से चीजें कराया है, फिर भी जो स्टेप समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। बस यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं V इक्वल टू E इंटू डी के फॉर्मूले से, तो दोनों का मैंने पोटेंशियल लिखा है, जो खाली जगह है
फिर उसके बाद जो डाइलेक्ट्रिक का है यानी ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो देखिए, देखिएगा यहाँ पर सी आपको मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर डाइलेक्ट्रिक फिल कर ले इंटायर स्पेस, जो पूरी की पूरी जगह है ना, इसमें पूरे में से डाइलेक्ट्रिक भर जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो उसकी थिकनेस है टी, उनके बीच का डिस्टेंस टी के इक्वल हो जाएगी। तो फॉर्मूले में इससे क्या होगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, डी प्लस डी अपॉन के, है ना। तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा भाई, ये डी से डी हो गया कैंसिल, तो ये आ गया सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यहाँ पे के ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये कौन सा है, ये है ओरिजिनल कैपेसिटेंस, शुरुआत में लिखा था मैंने सी नॉट, जब कुछ भी फिल नहीं किया था। तो इसकी वैल्यू सी नॉट पुट कर सकते हैं, तो सी इक्वल टू के इंटू सी नॉट। तो यहाँ पे के क्या आ गया, ये आ गया सी अपॉन सी नॉट। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला आ गया। ये सी क्या है, ये है कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक, जब उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा है, अपॉन सी नॉट क्या है, ये है कैपेसिटेंस जब उनमें वैक्यूम भरा है। दोनों का रेशियो ही क्या हो जाएगा, एक नया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कैपेसिटेंस घटा है कि बढ़ा है? कैपेसिटेंस घटा है कि बढ़ा है? तो आप देखो कैपेसिटेंस बढ़ा है। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जहां पे फिर से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। कहाँ गया कर्सर यार, ठीक है, ये तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब ये हो गया, हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना पुट करके कंडक्टिंग स्लैब पुट कर दें तो क्या होगा, ये देख लेते हैं, बस ये खत्म हो जाएगी कहानी इसकी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पढ़िएगा, टफ नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आता है तो इसको एक बार फिर पढ़ाऊंगा मैं। अगर आपको लगेगा तो वैसे बहुत सिंपल चीजें हैं, इस तरह से मैंने बता दी है। देखिए बच्चों, हम डाइलेक्ट्रिक ना रख करके कैपेसिटर के अंदर अगर कंडक्टिंग स्लैब रख दें, यानी एक कंडक्टर पुट कर दें, तो फर्क किस बात का होगा, फर्क बस इस बात का होगा, ध्यान दीजिएगा, फर्क किस बात का होगा, देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमने रखा इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में, चार्जेस का मूवमेंट शुरू हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया,
इसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव आ गया इसके अपोजिट में। और मैंने अभी आपको जिस पढ़ाया है कि डाइलेक्ट्रिक जब एक कंडक्टर को पुट करेंगे तो क्या होगा। कंडक्टर में पुट करने से जो ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, इंड्यूस पोलराइजेशन, वो ई नॉट के जस्ट इक्वल हो जाएगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों इक्वल अपोजिट ना हो जाए। तो मेन बात यही थी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले जब इसके अंदर कुछ नहीं फील्ड है, उस कंडीशन में कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। उसके बीच में लाई करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कितना होगा, ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा की वैल्यू होगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं यहां पर निकालूं कि शुरुआत में पोटेंशियल कितना है कैपेसिटर प्लेट में, उसको मैं इनिशियल वी नॉट कह दूं, तो वी नॉट क्या होता है, ई नॉट इंटू डी। तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो गई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये डी, ये इनिशियल है, जब कुछ पुट नहीं किया है। अब जब पुट कर दोगे, कंडक्टिंग स्लैब पुट कर दोगे, तो कंडक्टिंग स्लैब पुट करने से जिसकी थिकनेस जो है वो डी से कम ही है, मतलब कंप्लीट नहीं फिल कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहाँ और यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, स्लैब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यानी अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, बस ये टी माइनस डी डिस्टेंस तक लाई कर रहा है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये वो पहले भी आपको पढ़ाया था चैप्टर 1 में, और यहाँ भी अभी पीछे दिखाया है कि जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड रखे तो क्या होगा। तो अब इसके बाद जो पोटेंशियल में चेंज है वो निकाल लें, तो वी क्या होता है, ई इंटू डी। लेकिन अब ई नॉट लाई कर रहा है कहाँ तक, डी माइनस टी। यहाँ पे डी माइनस टी लिखो क्योंकि डी बड़ा है, ठीक है, तो ये डी माइनस टी, ठीक है। अब ई नॉट की वैल्यू क्या है, तो ई नॉट की वैल्यू है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो जब एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे तो उस कंडीशन में पोटेंशियल कितना आ गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो आपके लिए कैपेसिटर निकालना आसान है ना, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी में क्यू, ये क्यू, और वी की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, क्यू से क्यू कैंसिल। तो सी कितना आ गया, सी आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ये आ गया कैपेसिटेंस किसका, ये आ गया कैपेसिटेंस एक कंडक्टिंग स्लैब का, इसके बीच में कंडक्टर पुट कर देंगे, ठीक है। दोनों में खेल आपको अंतर देखना ही क्या हो रहा है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में रहेगा, एक में नहीं रहेगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम कलाकारी करेंगे इसको और थोड़ा सा एक फार्मूला बनाने के लिए। इसमें वो कलाकारी क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर तरह की चीजें जरूरी जाननी जरूरी है ना। मान लो वो रिजल्ट पूछ लिया आपसे, तो क्या करोगे। हम अगर इस इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई करते हैं और डी से डिवाइड करते हैं, तो पता है आपको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड, तो इक्वेशन क्या रहता है, अनचेंज। लेकिन ऐसा करने से हम बनाएंगे क्या, डी से डिवाइड करने का मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और डी से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया डी अपॉन डी माइनस टी। ये क्या है भैया, ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है सी नॉट। तो ऐसा करने के लिए किया गया, तो सी कितना आ गया, सी आ गया डी अपॉन डी माइनस टी, और ये सी नॉट। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब ओरिजिनल कैपेसिटेंस पता रहे, जब उनके बीच में वैक्यूम था, फिर जो उसमें एक थिकनेस टी का कंडक्टर डाल दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सीधे यहाँ से भी लगा सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। आपको साफ दिख रहा होगा कि जो कैपेसिटेंस है सी है, कैपेसिटेंस विद कंडक्टेड, ये सी नॉट से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बताइए भाई, ये वैल्यू कम होने वाली है, डी माइनस टी ज्यादा होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि माइनस करेंगे,
इनवर्स रिलेशन है, डी माइनस टी कम होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये भी कह सकते हो कि चार्जेस बढ़ गए हैं ना पहले से, चाहे आप पुट करो डाइलेक्ट्रिक चाहे कंडक्टिंग, दोनों केस में क्या हो रहा है, चार्जेस बढ़ रहे हैं। और कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, चार्जिंग स्टोर करने पे। तो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है तो मतलब उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो अब बेटा इसी के साथ ही चैप्टर 2 फिनिश होता है। दो चीजें यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आई, मतलब आप खुद से पढ़ने नहीं समझ में आई तो पढ़ा दूंगा। जैसे पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि इसको मैं 3 बार पढ़ा चुका हूँ और उसी को थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख रहे हैं। फिर पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक ये भी मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा कि आप इसको एक बार पढ़ोगे समझ जाओगे, क्योंकि वही थ्योरी है जो मैंने बार बार आपको पढ़ाई है। चैप्टर 2 इसी के साथ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 शुरू कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल होंगे चैप्टर 2 के। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इसको देख लीजिए, फिर मैं शाम तक, मतलब आज शाम तक फिर एक नया वीडियो डाल दूंगा जिसमें न्यूमेरिकल प्लस चैप्टर 3 भी स्टार्ट हो जाएगा। और कल सैटरडे, आज फ्राइडे, कल सैटरडे, सैटरडे में खाली रहूंगा और संडे में खाली रहूंगा। तो उस दिन तो मैं पक्का लाइव क्लास ले लूंगा, कम से कम 2 से 3 घंटे की, तो जो भी आपके डाउट है क्लियर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।